नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। दक्षिण अफ्रीका की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी लौटे भारत। जोहानिसबर्ग में हुए G20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने की कई राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ मुलाकात। समृद्ध और स्थायी विश्व के निर्माण की उम्मीदों पर रहा जोर। देश को आज मिलेगा 53वां मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस सूर्यकांत को राष्ट्रपति दिलाएंगी पद और गोपनीयता की शपथ। लगभग 1.25 साल का होगा कार्यकाल। मुंबई में आज भारतीय नौसेना में शामिल होगा माहे। दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने में साइलेंट हंटर की तरह काम करेगा स्वदेशी युद्धपोत। इजराइल का बैरूत पर हवाई हमला। हिजबुल्लाह के सैन्य नेता अली तब्ताबाई की मौत। 1 साल के युद्ध विराम के बावजूद इजरायली सेना ने किया हमला। और गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका 480 रन से आगे। तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों पर रहेगा बड़ा दारोमदार। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका का 3 दिवसीय दौरा संपन्न करके स्वदेश लौट आए हैं। जोहानिसबर्ग में आयोजित सफल G20 सम्मेलन के समापन पर पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मेलन एक समृद्ध और स्थायी विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। सम्मेलन के दौरान पीएम ने वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक बैठकें की और अहम चर्चाएं भी की। आगे बढ़ते हैं, जहां जस्टिस सूर्यकांत आज भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा। वे 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट व हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जज के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हरियाणा के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद तक का जस्टिस सूर्यकांत का सफर तमाम उपलब्धियों से भरा रहा है। देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत अपने परिवार से वकालत में आने वाले पहले व्यक्ति हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने होगा और वह 9 फरवरी 2027 तक सीजीआई के पद पर बने रहेंगे। हरियाणा के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आने वाले जस्टिस कांत का करियर कई उपलब्धियों से भरा रहा है। साल 2008 में सिर्फ 38 साल की उम्र में वह हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने। ये पहला मौका है जब हरियाणा से कोई जज सीजीआई के पद तक पहुंचा है। उच्च न्यायपालिका में जस्टिस कांत का सफर साल 2004 में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से शुरू हुआ, जहां उन्हें जज के तौर पर नियुक्त किया गया। वह 2018 तक पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के जज रहे। 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 2019 में उन्हें पदोन्नत कर देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल में जस्टिस सूर्यकांत ने कई अहम मामलों की सुनवाई की। राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए विधेयकों पर फैसले के लिए समय सीमा तय करने के खिलाफ फैसला देने वाली बेंच का वह हिस्सा रहे। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को सही ठहराने वाली बेंच का भी हिस्सा रहे। उन्होंने आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह के तहत नई एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाई। बिहार में एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर भी उन्होंने सुनवाई की। सेना में पुरुष अधिकारियों की तरह महिला अफसरों को भी स्थायी कमीशन का आदेश दिया। इसके अलावा वह 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई कर चुके हैं। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारतीय नौसेना आज मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में माहे श्रेणी के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान एसडब्ल्यूसी माहे के जल अवतरण होगा।
स्वदेशी जहाज निर्माण यात्रा में एक और मील का पत्थर स्थापित करने के लिए माहे तैयार है। ये नौसेना के जहाजों के डिजाइन एवं निर्माण में भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का एक अत्याधुनिक उदाहरण है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित ये जहाज 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से बना है। ये जहाज छोटा होते हुए भी शक्तिशाली और सटीक है और साथ ही तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूरी सहन शक्ति और गतिशीलता प्रदान करता है। इस पोत को खास तौर पर पनडुब्बियों का पता लगाने, तटीय गश्त करने और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। माहे युद्धपोत डिजाइन, निर्माण एवं एकीकरण में भारत की बढ़ती महारत को दर्शाता है। आज हम भारत की उस पवित्र आत्मा को नमन कर रहे हैं जिसने मानवता की रक्षा के लिए अपना शीश समर्पित कर दिया। नवे सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ पर देश और दुनिया में भव्य आयोजन हो रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा और न्याय की रक्षा का जो संदेश गुरु तेग बहादुर जी ने दिया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आइए देखते हैं हिंद की चादर की वह अमर कथा जिसने इतिहास बदल दिया। ढहता था धर्म, सहमी थी मानवता और इतिहास एक ऐसे प्रहरी को पुकार रहा था जिसके लिए सच और सिद्धांत ही सर्वोच्च थे। ये थे श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनकी शहादत मानवता के इतिहास में अद्वितीय है। 1 अप्रैल 1621 अमृतसर, गुरु हरगोबिंद साहिब जी के घर जन्मे छोटे पुत्र तेग बहादुर बचपन से ही गहरी आध्यात्मिकता, ध्यान, साधना और मनन में लीन। सिर्फ 13 साल की उम्र और मुगल सेना के खिलाफ करतारपुर की लड़ाई में दिखाई अद्भुत वीरता। यही वह क्षण था जब मिला नाम तेग बहादुर, यानी तलवार का धनी। गुरु पद पर प्रतिष्ठा 20 मार्च 1665 और फिर स्थापना आनंदपुर साहिब की। आनंद आध्यात्म और सीख का वह नगर जो सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और ऐतिहासिक केंद्र बन गया। 1675 कश्मीर, औरंगजेब के अत्याचारों से त्रस्त पंडितों का एक दल पंडित कृपा राम के नेतृत्व में सहायता की तलाश में आनंदपुर पहुंचता है। गुरु तेग बहादुर जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। धर्म बदलने से इंकार और अत्याचार को खुली चुनौती। यही वह क्षण था जिसने उन्हें बना दिया हिंद दी चादर। जुलाई 1675 गुरुजी दिल्ली के लिए रवाना हुए। मलिकपुर रंगड़ा में गिरफ्तारी, सरहिंद में कैद और फिर दिल्ली दरबार में कठोर अल्टीमेटम। इस्लाम कबूल करो, चमत्कार दिखाओ या मौत चुनो। गुरुजी अडिग रहे, शांत, दृढ़, सत्य के मार्ग पर। उनके 3 साथियों की निर्मम हत्या कर दी गई। 24 नवंबर 1675 चांदनी चौक, औरंगजेब के आदेश पर सार्वजनिक रूप से उनका सर कलम कर दिया गया। उनकी शहादत के स्थल को अब गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के नाम से जाना जाता है। श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ भारत और दुनिया भर में अभूतपूर्व भव्यता के साथ मनाई जा रही है। दिल्ली सरकार लाल किले में ऐतिहासिक कीर्तन दरबार की मेजबानी कर रही है, जिसमें भारत और विदेशों के प्रख्यात रागी, जत्थे, भक्ति गायक और विद्वान गुरबानी कीर्तन कर रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा क्यूरेटेड एक लाइटन शो किले की दीवारों को रोशन कर रहा है, जिसमें तकनीक और कथात्मक कहानी के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और अंतिम बलिदान को दर्शाया जा रहा है। महाराष्ट्र में नांदेड़, नागपुर और खारगढ़ सहित राज्य भर के कार्यक्रमों के लिए 65.35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हरियाणा भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसका समापन 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। भारतीय रेलवे स्टेशनों पर गुरु तेग बहादुर जी के श्लोकों को प्रदर्शित कर रहा है और विशेष स्मारक ट्रेनें चल रही हैं। केंद्र सरकार इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली में आज 6वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन का शुभारंभ होने जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में पूर्ण सत्र
विषयगत संगोष्ठी, मुख्य व्याख्यान, पोस्टर प्रस्तुति, प्रदर्शनी और युवा वैज्ञानिकों एवं विद्यार्थियों की बैठक आयोजित होंगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में 1000 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि भाग लेंगे और ये विश्व स्तरीय वैज्ञानिक विचार विमर्श का प्रभावी मंच बनेगा। और इसमें कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे। और इस वर्ष की थीम है स्मार्ट कृषि, खाद्य प्रणालियों के लिए नई कृषि विज्ञान परिकल्पना, जिसमें अधिक उत्पादक, जलवायु अनुकूल और पोषण संवर्धक कृषि प्रणालियों पर जोर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने असम में अपने वोटर रोल का स्पेशल रिवीजन शुरू कर दिया है। बूथ लेवल ऑफिसर BLO वोटर डिटेल्स अपडेट करने के लिए घर घर जा रहे हैं। SIR का उद्देश्य आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है। BLO डिटेल्स वेरिफिकेशन करने, नए वोटर्स को शामिल करने और एड्रेस में हुए बदलावों को अपडेट करने और मृतक वोटर्स के नाम रोल से हटाने के लिए घर घर जा रहे हैं। बारपेटा में काम कर रहे अधिकारी विद्युत दास ने बताया है कि उन्हें लोगों का भी पूरा साथ मिल रहा है। और मोरीगांव जिले में भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्पेशल रिवीजन प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है और कल रविवार होने के बावजूद अधिकारी लगातार काम करते रहे। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 27 दिसंबर को प्रकाशित होगा और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन होने पर लोग अगले साल 22 जनवरी को क्लेम फाइल कर सकते हैं। और यहां बुलेटिन में हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए DD न्यूज। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अयोध्या नगरी में रामलला के दर्शन के लिए बीते महीनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है और ऐसे में कनेक्टिविटी पर काफी काम हुआ है। अयोध्या में आने जाने की रोड कनेक्टिविटी तो बेहतर हुई ही है, रेल के साथ साथ एयर कनेक्टिविटी पर शानदार काम हुआ है। आज राम नगरी अयोध्या विश्व मानचित्र पर धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरी है। और कैसे अयोध्या नगरी की कनेक्टिविटी को लेकर कार्य हुआ है, इसकी पड़ताल की हमारे वरिष्ठ संवाददाता शिलेंद्र मिश्रा ने। कितनी बदली है अयोध्या। भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने से लेकर और अब जब ध्वजारोहण होने जा रहा है, क्या कुछ बदलाव आए अयोध्या में। इस वक्त हम मौजूद हैं महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर और यहां से हम शुरुआत करेंगे, पड़ताल करेंगे, अयोध्या के लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ आए हुए लोगों से बातचीत करेंगे कि वो उन बदलावों को किस तरह से महसूस करते हैं, उनका क्या कहना है कि कितनी बदली है इन वर्षों में अयोध्या। तो देखिए, इस तरह से लोग आते हैं। आप लोग हैदराबाद से यहाँ सीधी फ्लाइट से आए या कैसे आए? हम लोग वाराणसी से आए, अभी इधर अयोध्या से रिटर्न कर रहे हैं, सीधा हैदराबाद। सीधी फ्लाइट है हैदराबाद से यहाँ पर? सीधा। पहली बार आए, इससे पहले भी शशांक कभी? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। सुनते हैं अयोध्या कितनी बदल गई, उस बारे में बताएं, क्या क्या देखा आपने? राम मंदिर गए थे, अच्छा था, अच्छा लगा। और यहाँ की जो व्यवस्था, सड़कें, लाइटिंग या फिर साफ सफाई, वो सब बारे में? ठीक है, सब कुछ ठीक था, अच्छा डेवलपमेंट देखे थे हम लोग इधर। कितने साल से ऑटो चला? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जी। तो 1 साल में आप कितना देख रहे हैं, कितने ज्यादा लोग अब आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, आप छोड़ने आते हैं? बहुत लोग आ रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पर्यटक आ रहे हैं, तो क्या कहना? बहुत लोग को रोजी रोटी मिल गई है।
हम लोग गुड़गांव से आए हैं और अयोध्या धाम दर्शन के लिए बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। कैसे कैसे फ्लाइट ली, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो हमने दिल्ली से वंदे भारत ट्रेन से आए हैं, मगर बैक हम लोग बाई एयर हो रहे हैं और बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, अच्छा लगा यहाँ। था वो देखा आपने बदलाव? हाँ, सड़कें, हाँ, चमचमाती सड़कें देखी और मंदिर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, सबको दर्शन करके बहुत मजा आया और बहुत कन्वीनियंट भी था। इतनी भीड़ थी लेकिन इतना वेल मैनेज था, कहीं कोई परेशानी नहीं। बच्चे के साथ, सीनियर सिटीजन के साथ कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये बस्ती के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर अयोध्या 2-3 सालों में कितनी बदल गई जब से राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ? बहुत बदल गया, जमीन आसमान का अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया बताइए? क्या जैसे रहन सहन सबका अंतर हो गया, जमीनें महंगी हो गई और बाहर से लोग आके बसने लगे और यहाँ जब से एयरपोर्ट हो गया तब से आपका मतलब बहुत विकास हुआ। पहले आई थी बहुत काफ़ी दिन पहले, तो थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन लखनऊ से भी समय नहीं लगा है। कैसा लगा अब? बहुत बढ़िया, बहुत साफ सफाई भी है, बहुत कुछ है। काफी भव्य स्टेशन बन गया। बहुत भव्य स्टेशन बन गया है। कैसा लगा? स्टेशन बहुत बेहतरीन लगा। और भी जगह हम लाइफ में घूमे, लेकिन यहाँ पर जो सुविधा है ये और भी हमको मतलब मन जच रहा है यहाँ पर। राजस्थान से एक दल यहाँ पर आया हुआ है इस वक्त अयोध्या जंक्शन स्टेशन पर। आप लोग बहुत प्रफुल्लित दिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ट्रेन से आने में? बिल्कुल नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा। हम फर्स्ट टाइम आए हैं अयोध्या, हमारी दिल की इच्छा पूरी हो गई। राम मंदिर पर जब आप आए तो स्टेशन कैसा लगा? यहाँ जो स्टेशन बना है बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये कभी सोचा था कि आएंगे तो इस तरह का स्टेशन मिलेगा? नहीं, ये ऐसा नहीं सोचा था पहले कभी ऐसा स्टेशन मिलेगा। ये देखने लायक जगह है। एयरपोर्ट की फीलिंग आती है, जैसे एयरपोर्ट जाते हैं ना बाहर इंडिया, ऐसे दिल्ली का एयरपोर्ट है, बॉम्बे का एयरपोर्ट है, ऐसे फीलिंग आती है, उससे भी बेस्ट आती है। तो ये लोग कह रहे हैं कि जब अयोध्या स्टेशन आए जंक्शन पे तो ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट पर आ गए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर साफ सफाई बहुत होती है, एक मानक होता है, तो वैसा स्टेशन बना दिया गया है साफ सफाई के मामले में, भव्यता के मामले में। और तमाम रेलगाड़ियां देश भर से जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर हुई है, तो लोग प्रसन्न हैं, इन बदलावों को महसूस करते हैं। और जब भी अयोध्या आते हैं तो इस बात को जरूर कहते हैं कि अयोध्या अब बदली बदली नजर आती है। कैमरामैन कश्यप के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। और उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके तहत रविवार को पंच पूजाओं के तीसरे दिन खड़क पुस्तक पूजन और वैद रचाओं का वाचन बंद कर दिया गया। और इससे पहले बीते दिन आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। आज माता लक्ष्मी को कड़ाई भोग चढ़ाया जाएगा और फिर 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। सिकंदराबाद में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार एट 150 यूनिटी मार्च भव्य रूप से आयोजित किया गया। यूनिटी मार्च सीताफल मंडी स्थित शिवाजी स्टैच्यू से शुरू होकर चिलकलगुड़ा गांधी स्टैच्यू तक निकाला गया और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सरदार पटेल को राष्ट्र और तेलंगाना का सबसे बड़ा हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि रजाकारों के अत्याचारों से तेलंगाना को मुक्ति दिलाने और ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद स्टेट को भारत में मिलाने में पटेल की निर्णायक भूमिका रही। आगे बढ़ते हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें जान लेते हैं, जहां इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत पर हमला कर हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ लेथम तब्ताबाई को मार गिराने का दावा किया है। तब्ताबाई हिजबुल्लाह की विशिष्ट रदवान इकाई का नेतृत्व कर चुका था। इजराइल ने जून के बाद पहली बार बैरूत पर हमला किया और हिजबुल्लाह को हथियार न जुटाने और पुनर्निर्माण करने की फिर से चेतावनी दी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बैरूत के दक्षिणी उपनगरों में हुए हमले में 5 लोग मारे गए और 25 घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के दावे पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी है। इजराइल ने ये कार्रवाई कैथोलिक ईसाई धर्म के शीर्ष नेता पोप लियो 14वें के लेबनान दौरे से कुछ दिन पहले की है। अमेरिका ने 2016 में तब्ताबाई को आतंकवादी घोषित करते हुए उसे संगठन की हमलावर इकाई का कमांडर बताया था और जिसने सीरिया और यमन में हिजबुल्लाह के विशेष बलों का नेतृत्व किया था। अमेरिका ने उसके बारे में जानकारी देने वाले को 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम देने की घोषणा की थी। मिलोराद डोडिक के करीबी सहयोगी सिनेसा करन ने नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और बोस्निया के
सर्ब रिपब्लिक के अलगाववादी नेता मिलोराद डोडिक के एक करीबी सहयोगी ने कड़े मुकाबले में जीत हासिल की है। चुनाव आयोग के अनुसार सिनीसा करन को 50.89% वोट मिले हैं। आगे बढ़ते हैं खेल की खबरों की जानिब, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। आज सारी उम्मीदें भारतीय बल्लेबाजों पर टिकी हुई हैं। दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए हैं और इसके जवाब में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 9 रन बना लिए हैं और इस तरह भारत अभी भी दक्षिण अफ्रीका से 480 रन पीछे है। क्रीज पर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल मौजूद हैं। टीम इंडिया इस सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही है और ऐसे में टीम के सामने सीरीज बचाने की बड़ी चुनौती है। दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे ज्यादा 109 रन सनुरन मुतुसामी ने बनाए हैं, तो वहीं मार्को यानसन ने 93 की पारी खेली है। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेटें हासिल की। आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। राजस्थान पहली बार इस खेलों की मेजबानी कर रहा है और बड़ी बात यह है कि इस बार इन खेलों में बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और काइकिंग और साइकिलिंग को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों, खिलाड़ियों और युवाओं को प्रोत्साहन देने को लेकर खास तौर पर जोर देते रहे हैं। युवाओं को खेलों में अधिक से अधिक अवसर मिल सके, इसके लिए खेलो इंडिया का आयोजन भी केंद्र सरकार की बहुआयामी सोच का नतीजा है। इस कड़ी में अब देश तैयार है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए, जो कि इस बार राजस्थान में आयोजित होंगे। राजस्थान में ये खेल प्रतियोगिता 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होगी। ये खेल राजस्थान के 7 शहरों जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में आयोजित होंगे। इस प्रतियोगिता में 5000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। इस बार के KIUG के संस्करण में पहली बार बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग व काइकिंग और साइकिलिंग को शामिल किया गया है, जबकि खो खो एक प्रदर्शन इवेंट के तौर पर सामने होगा। ये ओपनिंग सेरेमनी राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की पहली बार हो रही है, तो इसको भव्य करने के लिए सभी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसमें कुछ बॉलीवुड सिंगर्स को भी बुलाया जाएगा और हर तरह की व्यवस्था की जाएंगी, जिससे कि ये अविस्मरणीय यादगार बन सके। हमें इस बात का बहुत प्राउड है कि पहली बार हमारे जयपुर में ये सब कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है और इससे हमें भी बहुत बूस्टअप मिलेगा, बहुत प्राउड फील होगा हमें भी आगे मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी कभी ऐसे इतने बड़े यूनिवर्सिटीज़ गेम में हम भी कभी पार्टिसिपेट करें। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित हुए थे। इसके बाद के 2 संस्करण कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में हुए और पिछला संस्करण पूर्वोत्तर भारत में आयोजित किया गया था। युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने तथा उभरती खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान के खेल जगत में अब एक नई इबारत लिखेगा। महेश दागीच, DD न्यूज, जयपुर। और रविवार को भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का दमदार प्रदर्शन किया। एक तरफ खिताबी जीत बैडमिंटन के कोर्ट से आई, तो वहीं दूसरी तरफ महिला दृष्टिबाधित T20 विश्व कप से भी देश को बड़ी खबर सुनने को मिली। छोड़े जाते हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। रविवार का दिन भारतीय खेल प्रेमियों के लिए जीत की बड़ी खबर लेकर आया, जहां पहली बड़ी खबर बैडमिंटन के मोर्चे से आई। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब अपने नाम किया। लक्ष्य ने फाइनल मुकाबले में जापान के यूशी तनाका को 21-15, 21-11 के सीधे गेम में शिकस्त दी। लक्ष्य ने फाइनल मुकाबले को महज 38 मिनट के अंदर अपने नाम किया। लक्ष्य की ये जीत इसलिए भी बड़ी रही क्योंकि इस सीजन की ये उनकी पहली खिताबी जीत रही। वहीं दूसरी बड़ी खबर महिला दृष्टिबाधित T20 विश्व कप से आई, जहां भारतीय टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया। भारत ने नेपाल की टीम को फाइनल में 7 विकेट से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में भारत और नेपाल के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों ने भी हिस्सा लिया था। हालांकि गुवाहाटी टेस्ट में भारत की पकड़ कमजोर होती दिखी। यहां दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज सेनुरन मुथुसामी ने शतक जड़ दक्षिण अफ्रीका के स्कोर को 489 तक पहुंचा दिया। दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने बगैर किसी नुकसान के 9 रन बना लिए। यकीनी तौर पर 2 सफलताएं आज के दिन मिली हैं। ये सफलता बड़ी भी हैं और इतिहास में याद भी रखी जाएंगी। लेकिन अब बात गुवाहाटी टेस्ट की है,
जहां एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाजों को खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती सामने होगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। महीने का आखिरी रविवार